हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके जो भी वीडियोस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक और वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला एक हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तब तैरता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे का एक उत्प्लावन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या बोला जा रहा है, आपने अक्सर देखा होगा हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा जो होता है वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक पहले उड़ जाता है। आप ये धरती, ठीक है, यहाँ से आप देखते हो कि ये पहले ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है वो गुब्बारा, और फिर यहाँ वो तैरना चालू करता है। ठीक है, आपने अगर यहाँ से छोड़ भी दिया तो ये यहाँ पे आके अब ऊंचाई पे और ज्यादा नहीं जाएगा, बस यहाँ पे ये तैरने लगेगा बादल की तरह। तो बोला जा रहा है कि उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि एक ऊंचाई पर जाने के बाद उसका जो उत्प्लावन बल वो जो फेस करता है वह गुब्बारे के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब वह धरती के रेस्पेक्ट में एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब जो उसको नीचे से उत्प्लावन बल और फेस कर रहा है, ठीक है, एयर का उत्प्लावन बल यानी बायोन फोर्स जो फेस कर रहा है वह उसके भार के बराबर हो जाता है। यानी अब वह और ऊंचाई पर नहीं जा सकता, इसी कारण से यहाँ पर वह तैरने लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण व्युत्क्रम वर्ग बल के लिए कक्ष का आकार होगा। आकर्षण व्युत्क्रम वर्ग बल के लिए कक्ष का आकार कैसा होगा। ये आकार कैसा हो सकता है, एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय, पैराबोलिक यानी परवलयाकार, और हाइपरबोलिक यानी अति परवलयाकार। तो इनमें से कोई भी हो सकता है अगर कोई आकर्षण व्युत्क्रम वर्ग बल के एक कक्ष का आकार पूछ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। क्या बोला जा रहा है, यह एसएचएम का बात किया जा रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप जानते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो ये बोल रहा है कि एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जा सकता है, उसका वक्र कैसा होगा। ये देखो, ये है आपका कोई बॉडी, ठीक है, पेंडुलम का बात कर सकते हो आप। यह एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यह कर रहा है। तो इस केस में जो उसका वेलोसिटी होगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप किस कर्व में यानी ग्राफ में किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसको आप एक दीर्घवृत्त या एलिप्टिकल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त या एलिप्टिकल शेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऑटोमोबाइल टायर बहुत तेजी से जीर्ण शीर्ण हो जाएगा यदि, यानी कोई भी ऑटोमोबाइल टायर है वह बहुत तेजी से बर्बाद हो जाएगा। जीर्ण शीर्ण का मतलब हो गया आपका वह बहुत वेयर एंड टेयर, ठीक है, बहुत जल्दी फट जाएगा। अगर उसमें क्या हो सकता है, अगर इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो यह बहुत जल्दी ही जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, यानी फट फूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट घंटा यानी MWH बराबर होता है, मेगावाट घंटा का बात किया जा रहा है, 1 मेगावाट घंटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका वाट होता है 3.6, सॉरी मेगावाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 10 टू पावर 9, क्योंकि मेगावाट घंटा का बात किया जा रहा था। आपका सही आंसर हो जाएगा 4, 3.6 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होता है। क्या बोला जा रहा है कि एक पूर्ण दोलन यानी पूरा एक पेंडुलम है, उसने एक पूरा अपना साइकिल पूरा कर लिया है, तो इसके दौरान किया गया कार्य ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0, यानी ये कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वह 0 होता है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे लास्टली ये पहुंच जाता है एक साइकिल में, इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लोलक घड़ी 5 घंटे बजाने में 5 सेकंड समय लगाती है, तो वह 9 घंटे बजाने में कितना समय लेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, वह 5 घंटा अगर आपका होता है तो 5 बार घंटा उसका बोलता है टन टन, ठीक है, उसमें 5 सेकंड का समय लगता है। तो आपको बोला रहा है
कि 9 घंटे बजाने में कितना समय लगेगा, यानी जब 9 घंटा पूरा हो जाएगा तो 9 बार उसका टन टन आवाज आएगा तो उसको बजाने में हुआ कितना सेकंड का समय लेगा। तो जब आप फर्स्ट बार देखोगे तो आपको आंसर लगेगा ये है 9 सेकंड, क्योंकि 5 घंटे बजाने में 5 सेकंड लगता है तो 9 घंटे बजाने में 9 सेकंड, जो गलत है, ये आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर कितना होगा आप कैसे निकालोगे? अब देखो, जब ये घंटा बज रहा होगा तो पहला घंटा जब ये बजा होगा तो उस टाइम में 0 सेकंड इसने लिया होगा पहला घंटा बजने में। ठीक है, तो 5 घंटा बजने में इसने टोटल जो 5 सेकंड लिया वह सिर्फ 4 घंटों को बजाने में लगा इसको, यानी 4 घंटे के लिए इसने कितना लिया? ये लिया 5 सेकंड। यानी 1 घंटे का अगर बात करो तो इसने कितना लिया होगा? 5/4 सेकंड। तो अब जो 9 घंटा ये बजाएगा उस वक्त 8 घंटा का ही इसको सिर्फ समय लगेगा, क्योंकि 1 घंटा तो पहले इसका बज चुका है 0 पर ही। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका कितना? 10 सेकेंड। यानी 1 घंटा बजने के बाद जो रेस्ट 8 घंटा का घंटा बजा उसमें इसको लगा 10 सेकेंड। तो टोटल 9 घंटे के लिए कितना लगा? 10 सेकेंड। अब हमेशा याद रखना कि पहला घंटा जब बजेगा तो उसमें 0 सेकेंड ही लगा था, क्योंकि उस वक्त इसका टाइमिंग शुरू हुआ था। इसी कारण से आपको ये याद रखना है कि किस तरह से आप इसको निकालोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बार किसका मात्रक है? तो बार किसका मात्रक होता है? बार मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का। किसका होता है बार मात्रक? ये होता है वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक होता है बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश यानी स्केलर है? तो सदिश और अदिश निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको दिमाग में रखना है, बॉ साउंड अगर आया तो वो हो जाएगा सदिश। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है अदिश। आवेग, बॉ आ गया तो ये हो गया सदिश। त्वरण, कार्य और बल, बल में भी आपका वो आ गया। त्वरण, त्वरण में अब देखो तो वो इसमें भी है, भले ही आपको लग रहा होगा कि इसमें नहीं है, लेकिन त्वरण वो इसमें भी आ गया, यानी ये भी हो गया आपका सदिश। तो अदिश कौन सा हो गया? ये हो गया कार्य। तो आपको अदिश के बारे में पूछा जा रहा था, अदिश हो गया आपका कार्य, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार की चोटी से एक गेंद जिस समय क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है उसी समय दूसरी गेंद उसी स्थान से नीचे गिरने छोड़ दी जाती है। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको क्या बोला जा रहा है कि आप एक टावर पर खड़े हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो सबसे ऊपर पे, और आपने क्या किया, एक बॉल को इस तरह से फेंका और एक बॉल को यहीं से नीचे आपने गिरा दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि ये दोनों के बारे में क्या, अगर आप एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो तो इस दोनों के बारे में आपको बताना है कि किस समय में ये पहुंचेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है कि दोनों एक ही साथ जमीन पर गिरेगा। ठीक है, अगर आपने एक को हॉरिजॉन्टली फेंका और दूसरे को वर्टिकली गिराया, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों को पहुंचने में लगा समय एक ही होगा, यानी टाइम पीरियड एक ही होगा, चाहे आपने उसको किसी भी तरह से फेंका हो। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इसलिए ज्यादा इसको टाइम लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, दोनों को समय समान लगेगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है, पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम कब होगा? तो क्या बोला जा रहा है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपने खिड़की से एक पत्थर को बाहर फेंका है, तो इसको जमीन पर पहुंचने में सबसे कम समय कब लगेगा? जब रेलगाड़ी स्थिर हो, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही हो, जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही है। तो इन तीनों केसेस में इसको सेम टाइम लगने वाला है। तीनों केसेस में जो टाइम पीरियड होगा इसका पहुंचने का जमीन पर वह समान होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको खिड़की से बाहर फेंका तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा था वह सिर्फ जी था और कुछ नहीं। ठीक है, तो तीनों में जी समान है, तो तीनों में अगर जी समान है तो तीनों में समय भी समान लेगा, यानी आपका आंसर है डी, सभी में समान समय लेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर थोड़ा सा आप देखो ध्यान से तो इसमें 11.2 मीटर पर सेकेंड भी है, तो आप थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान देना, यहाँ पे गलत होने का चांसेस है, यानी आपका सही आंसर होगा वो होगा डी, ना कि सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, यानी कोई पार्टिकल है इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना चाहते हो तो मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है इस पर? तो मिनिमम फोर्स जो आप लगा सकते हो वो है 2। ठीक है, 2 फोर्स अगर आपने लगा दिया तो यह रह सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यानी मान लो 2 न्यूटन इधर से लगाया आपने, तो 2 न्यूटन अगर इधर से भी लगा दिया इसका डायरेक्शन उल्टा करके, तो फिर यह
एक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो मिनिमम फोर्स कितना है, यह है 2, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला है न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। न्यूटन सेकंड किसका है मात्रक, यह है संवेग का। किसका मात्रक है, संवेग का। आप जानते हो मोमेंटम यानी p, ये होता है mb, ठीक है। और mb को आप ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड यानी न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ये हो जाएगा s स्क्वायर। तो आप अगर s से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, ये पूरा हो गया न्यूटन, और ये हो गया आपका सेकेंड। और ये यूनिट आपका सेम ये है, ठीक है। आपने एक s से मल्टीप्लाई किया यानी ये s कट जाएगा, यानी ये बचा सिर्फ s, तो यही यूनिट है आपका न्यूटन सेकेंड। तो ये किस चीज का यूनिट हो सकता है, ये हो सकता है आपका मोमेंटम का। तो आप यहाँ से ड्राइव आसानी से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर चलती हुई किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन आप जानते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है v2 माइनस v1 बाय टाइम। तो ये क्या हो गया, देखो 10 सेकंड में ये क्या हो गया, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो गया। यानी अगर डिफरेंस लोगे वेलोसिटी का यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 20, यानी ये आप लिख सकते हो 30, ठीक है। 50 माइनस 20 यानी ये हो गया आपका 30, और अपॉन टाइम, टाइम है इसका 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड को आप यहाँ पे 30, और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखो तो ये आपका मीटर पर सेकेंड है, यानी इस 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो, ये क्या हो जाएगा, इसको 60 इंटू 60 नीचे गुना हो जाएगा, और ऊपर किससे हो जाएगा, ये 1000 से हो जाएगा। ये आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया, और 10 सेकेंड आपको टाइम दिया हुआ है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप पूरा सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका सही आंसर है 4, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 236 किलोग्राम का एक गुब्बारा पृथ्वी के धरातल के पास विरामावस्था में है। हवा के प्रतिरोध को नकारते हुए यदि रेत का भरा दिया हुआ है, रेत से भरा 40 किलोग्राम का एक थैला छोड़ा जाए तो गुब्बारा क्या होगा। क्या बोल रहा है कि एक गुब्बारा है और इसी के अंदर आपका 40 किलोग्राम से भरा रेत का एक थैला भी है। अब क्या हुआ कि धरातल पर अभी रुका हुआ है। अब आपने इस 40 किलो के थैले को गिरा दिया, तो पूछा जा रहा है क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हो और आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप सॉल्व किस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक कौन सा अप्लाई होगा। तो देखो न्यूटन्स का तीसरा नियम, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ये क्या कहता है कि जितना फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 40 केजी वजन का रेत निकाला है। यानी अब जो थैले में थैले को निकाल लेने के बाद गुब्बारे में जो वजन बच जाएगा, यानी वो उसका मास जो बच जाएगा वो होगा आपका 236 माइनस 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 196 केजी, ये बच जाएगा। अब देखो न्यूटन का तीसरा नियम हम लोग लगाते हैं, तो थैले का भार हम लोग पहले निकाल लेते हैं। थैले का भार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, आपको पता है, ठीक है। भार वेट होता है mg, तो m आपका हो गया 40 जो आपने निकाला, और g होता है 9.8, ओके। अब देखो ये mg जो आपने निकाला ये किसके बराबर होगा, ये आपने निकाल लिया, यानी इतना फोर्स आपने नीचे लगा दिया। अब ये फोर्स जो नीचे लगा इतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, यानी इसी फोर्स के साथ जो गुब्बारा है वो ऊपर उठेगा, यानी mg इक्वल टू किसका हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने एक्सप्रेशन माना था a, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो गुब्बारा के ऊपर जाने का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका ma, ठीक है। मास हो गया गुब्बारा का m और कैपिटल M, और a हो गया एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से गुब्बारा ऊपर जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ से अब आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका a निकल जाएगा, जो फाइनली हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से देखो आपने इस दोनों का मास और g पुट कर दिया, और m आपको पता है ये बचा हुआ है 196, ठीक है, इंटू a। इस दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करो तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा। तो a आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 9.8 अपॉन 196, ठीक है।
तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका यहाँ से निकल जाएगा ए, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ए इक्वल टू 98 इंटू 4 अपॉन 196, यहाँ से 40 आपका 98 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से आप कटा के इसको 2 आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सप्रेशन होगा। चलिए देखते हैं अब आपका ऑप्शन कौन सा है। तो आपका सही आंसर है कि गुब्बारा 2 मीटर पर सेकेंड त्वरण यानी एक्सलेशन से ऊपर उठना आरंभ कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा अर्ध व्यास 3 गुना हो तो उस ग्रह की सतह पर 10 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान यानी मास जो है वह पृथ्वी के मास का 2 गुना है, और अर्धव्यास यानी रेडियस, ठीक है, यह 3 गुना हो तो उस ग्रह की सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको जी का मान कंपेयर करके निकालना होगा कि अभी अगर 10 किलोग्राम है तो उसका वजन पृथ्वी पर कितना है और उस ग्रह पर कितना होगा। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी का आप अगर जी निकालो तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर उस ग्रह का निकालो तो ये जी डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कांस्टेंट तो वही रह जाएगा, मास आपका 2m हो गया और आर आपका रेडियस 3r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर इस दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर करने के लिए हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इस जी से ये जी कट जाएगा। ठीक है, m से आपका m कट जाएगा और आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9 और ऊपर बच जाएगा 2, यानी ये 9 चला जाएगा ऊपर, यानी g अपॉन जी डैश ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 9/2। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, आपका आसानी से ये आ जाएगा। g अपॉन जी डैश ये हो गया आपका 9/2, यानी यहाँ से g डैश अगर निकालना चाहो आप सिर्फ तो जी डैश क्या हो जाएगा 2g अपॉन 9। क्लियर है। तो अगर पृथ्वी पे आप g का मान लेते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 9.8 हमारा होता है, तो हम लोगों ने अप्रॉक्स 10 लिया, तो जी डैश क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा 2/9 इंटू जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 10। ठीक है, ये हो गया जी डैश का मान। और अगर जी डैश यानी उस ग्रह का आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया तो आप आसानी से उसका वेट निकाल सकते हो। वेट क्या होता है, ये होता है m इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और सॉरी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg, तो वहां पे हो जाएगा जी डैश m इंटू जी डैश, और m आपको पता है ये है 10 और जी डैश क्या है, ये है 2/9 इंटू 10। ठीक है, यानी वेट आपका क्या हो गया, ये हो गया 200/9 न्यूटन। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.2 न्यूटन। आप सॉल्व करके देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये है ऑप्शन 1। ठीक है, 22.2 न्यूटन। आई होप कि आपको ये समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखो रेलवे का क्वेश्चन है, असिस्टेंट ड्राइवर लोको पायलट 2002 के एग्जाम में ये पूछा गया था। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको एक्चुअली में, ये सिंपल नहीं है, ये कंपेरेटिव है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, यानी आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या चीज़ समान होगा। अगर निर्वात में यानी वेकम में फ्री मूवमेंट हो रहा है किसी भी बॉडी का, यानी बहुत सारे अगर बॉडीज हैं तो भी, तो क्या चीज़ सभी का समान होगा। तो सभी का त्वरण यानी एक्सेलरेशन है वह समान होगा अगर निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक वो लोग मूव कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मान क्या होता है। तो इसका मान पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। आप जानते हो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका मान हर जगह वेरी करता है। यह है आपका इक्वेटर, इक्वेटर पे इसका मान मिनिमम होता है, और जैसे ही इक्वेटर से अबव जाते हो या बिलो जाते हो तो ये आपका मान बढ़ने लगता है, और पोल्स पे इसका मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ये आप जानते हो।
ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर ये 0 हो जाता है। तो ये इसके अक्षांश पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है वह डैश होता है। तो क्या होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वह कौन सा होता है। ये देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, आप जानते हो कि ये चक्कर लगाने का प्रॉपर्टी जो भी है ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जिस ग्रह का जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगा यहाँ पे सूर्य, और उस ग्रह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स का काम आता है वहां पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के चक्करों की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का क्या होगा। देखो, जितना स्पीड बढ़ता जाएगा पृथ्वी के चक्कर लगाने का, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है जितना स्पीड बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से उस पृथ्वी पर जो भी वस्तु पड़े हुए हैं उसका वजन जो है वह घटता जाएगा। क्या होगा, वजन घटता जाएगा, यानी भार घटता जाएगा। और अगर ये 17 टाइम्स हो जाए, इसका स्पीड जो अभी लगा रही है पृथ्वी, इसका अगर 17 गुना हो जाए तो यहाँ पर पड़े सारे वस्तुओं का जो वेट है वह हो जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कितना हो जाएगा, 17 गुना। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव्य से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा। आपको पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, आप वह किसी द्रव्य से भरे हुए बर्तन में अगर उसको लटका देते हैं तो क्या होगा, तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको किसी भी फ्लूइड में आप डाल देते हो तो।